हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग यूनिट 9 पर भी डिस्कस करेंगे। और यूनिट 9 को मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एनटीए एग्जाम्स के लिए, और ना सिर्फ एनटीए एग्जाम्स के लिए बल्कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, एनटीए ने जो अभी सिलेबस चेंज किया है, और अगर आप लोग उसे देखें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो में देख लीजिए, मैं आपके लिए सारे के सारे जो सिलेबस का जो पॉइंट्स थे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदूषण भी बताऊंगा, उनके स्रोत क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, प्रभाव क्या होते हैं, उनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये इस वीडियो में पूरा कर दूंगा। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो, ठीक है ना। और इससे अच्छा कंटेंट जो है वो मुश्किल है मिलना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रदूषण, प्रदूषक पहले मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ गैसें लिखी गई हैं, फिर यहाँ पर जो है उनके कुछ उत्पादित स्रोत दिया गया है, यानी वो गैसें कहाँ से निकलती हैं और उस पर मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये मैं पूरा बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे आप अंत तक देखें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की पहले हम बात करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ये रंगहीन और गंधहीन होती है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा, अगर हम इसके उत्पादन स्रोत की बात करें तो ये निकलती है परिवहन से, यानी जो बस गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं इनसे सबसे ज़्यादा जो गैसें निकलती हैं वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी अन्य कई स्रोत हैं इसके, जैसे कि हम घर में जो लकड़ें जलाते हैं, चूल्हा वगैरह जलाते हैं, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस वो निकलती है। तो वायुमंडल में अगर हम बात करें, वायुमंडल की उपस्थिति वायु प्रदूषण का 50% भाग है, ठीक है ना। मैं बता दूं, जो वायुमंडल है उसमें वायु प्रदूषण जो है वो 50% है, इतना आप याद रखें। और कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है उसका मुख्य स्रोत है परिवहन, जो परिवहन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इससे मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे मनुष्य पर प्रभाव ये पड़ रहा है, आप इस यहाँ देख सकते हैं कि इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजित संयोजन क्षमता और ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुणी अधिक होने के कारण इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य के में सांस लेने की समस्या पैदा करती है, और इस कारण मनुष्य की जो मृत्यु भी हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि लोग जो होते हैं वो घर में ही आग जला लेते हैं और सो जाते हैं, और सुबह फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि जो आग होती है उसका जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में जाता है तो वो खून में जो रक्त रक्त जो होता है उसमें मिल जाता है, और रक्त मिलने में से होता क्या है कि हमारी जो सांसें वगैरह होती हैं वो रुकने लग जाती है, और सांस रुकते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये दम घोटू, यानी कि सांस को रोक देती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दम घोटू गैस भी होती है, ठीक है ना। और उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे बता रखा है कि सिगरेट तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और ऑटोमोबाइल और जो उद्योग संयंत्र होते हैं उनमें फ़िल्टर लगाना चाहिए। याद रखें, ऑटोमोबाइल और जो उद्योग होते हैं उनमें फ़िल्टर लगाना चाहिए, ताकि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो पर्यावरण में ज़्यादा ना फैले। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये एक प्रकार की जीवाश्म ईंधन होती है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन होती है और सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है ये ऊर्जा के द्वारा, यानी जो हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरे नंबर पर इसका स्रोत होता है परिवहन, परिवहन से फिर निकलती है, और फिर ये उद्योग धंधों से भी ये गैस जो है वो निकलती है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, और इससे जलवायु में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे जो है वातावरण पे ये प्रभाव पड़ रहा है। इसका इसका उपाय क्या है, यानी किस तरीके से इसका उपचार हो सकता है, तो इसका उपचार हो सकता है वनारोपण से, यानी कि वृक्ष अधिक से अधिक अगर लगाए जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नियंत्रित की जा सकती है। और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग किया जाए। अब ऊर्जा के नवीकरण स्रोत होते हैं, जैसे कि जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और इत्यादि ऊर्जा का प्रयोग अगर किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन से रोका जा सकता है, और हो रहे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। मीथेन गैस के बारे में बता दूं, मीथेन को CH4 कहते हैं, और मीथेन जो निकलती है सबसे ज़्यादा, वो याद रखें। अब मैं बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होती है, तो मीथेन होती है कोल खानों से, यानी जो कोयले की खानें होती हैं वहाँ से, आर्द्र भूमि से, धान के खेत से, ठीक है ना, जैविक दहन से,
और दीमक से, याद रखें दीमक से भी मीथेन गैस निकलती है। और एक एक चीज़ और बता दूँ, जो जानवर होते हैं जो जुगलियाँ करती हैं, गाय भैंस वगैरह देखा होगा आपने, तो उनके मुँह से भी जो गैस निकलती है उसे मीथेन ही कहते हैं, ठीक है ना? तो ये ऐसे स्रोत होते हैं मीथेन के, आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन-सा ऐसा स्रोत है जिससे कि मीथेन निकलती है, तो इतना आप याद रखें। आर्द्रभूमि और प्राकृतिक गैस और कोयले की खदानों से, धान के खेतों से और दीमक से और गाय जो जुगलियाँ करती हैं वहाँ से, ठीक है ना? और इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? इससे भी ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है और जिससे कि मनुष्य क पर इसका सीधा भी प्रभाव कई पड़ते हैं। और इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो नियंत्रण के लिए मैं बता दूँ कि अगर मनुष्य जो है वो जो उत्पादित करता है वस्तुएँ उन पर कम अगर उत्पादित करे और कोल खननों में फ़िल्टर वगैरह लगाए, तो इससे क्या होता है मीथेन जो है मीथेन पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बता दूं, सीएफसी जिसे हम लोग कहते हैं, और ये 3 तत्वों को मिलकर बनती है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। याद रखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बनती है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन्हीं का यौगिक होता है। और इसमें ये कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो याद रखें रेफ्रिजरेटर, यानी घर में जो हम लोग फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो यहीं से ही वो गैस निकलती है, ठीक है ना? और एरोसॉल से भी ये गैस निकलती है, फॉर्म से भी ये गैस जो है निकलती है, तो इसके ये स्रोत होते हैं। और इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? इससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो ओजोन गैस है हमारी, ओजोन गैस हमारे वायु, अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में 9 प्रकार की गैसें हैं और 9 प्रकार की गैसों में एक गैस होती है ओजोन। अब ओजोन गैस क्या करती है? जिस ओजोन गैस को हम O3 कहते हैं, ठीक है ना? O3। तो ओजोन गैस क्या करती है? ओजोन गैस सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको छानने का काम करती है। और जब वो जो किरणें आती हैं, अगर ओजोन गैस जो है वो कम हो जाएगी तो सूरज की किरणें क्या होंगी? बिना छने हमारे पृथ्वी पे पड़ेंगी, और पृथ्वी पे पड़ेंगी तो इससे मनुष्य पे पड़ेंगी, और मनुष्य को अगर सीधा सूरज की किरणें जो पड़ने लग जाएंगी तो हमें जो है स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो त्वचा रोग से बचने के लिए ओजोन गैस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन गैस को तेजी से घटाते जा रहा है, यानी कम करते जा रहा है। तो उस पर उपचार क्या है? उपचार मैं आपको बता देता हूँ कि ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग किया जाए और ट्रिपल सी का फॉर्मूला अपनाया जाए, ठीक है ना? पुनर्चक्रण, कमी और पुनर्उपयोग का प्रयोग किया जाए, यानी रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज प्रोसेस अपनाया जाए, जिसे हम कहते हैं 3R। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3R का पूरा फुल फॉर्म जो आपसे पूछ सकता है, तो रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस की नीति अपनाई जाए। और बिजली के जो उपकरण होते हैं उनको बंद करना व उपयोग में कम किया जाए, उनका उपयोग कम किया जाए, ठीक है ना? और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा निकाली जाती है, उसका स्रोत जो होता है ये निकलती है उद्योगों से, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे ऊर्जा से ये गैस जो है वो निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का से प्रभाव क्या पड़ रहा है? इससे क्या हो रहा है कि वातावरण में जब ये गैस जाती है तो ये जल से मिल जाती है, ठीक है ना? सल्फर डाइऑक्साइड जब छोड़ी जाती है गैस, तो ये वायु में जाकर के जल से मिलती है, और जल से जब ये मिलती है तो ये बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। याद रखें H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यही कारण होता है अम्ल वर्षा का, ठीक है ना? अब अम्ल वर्षा जब होती है तो आपको पता होगा कि ताजमहल का जो रंग है वो सफ़ेद से पीला हो गया है। उसका कारण यही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल वर्षा होती है वहाँ पर, जिससे कि उसका रंग पीला पड़ते जा रहा है। अब इसका उपचार क्या है? हम कैसे इसे बचा सकते हैं? तो उसके लिए हमें वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना चाहिए और निम्न सल्फर युक्त ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिसमें जो सल्फर कम हो ऐसे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। और परिवर्तित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग ये नीति अपनाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा अगर निकलता है तो वो निकलता है ईंधन दहन से, यानी जो हम लोग ईंधन को दहन करते हैं, लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं। दूसरे नंबर पर ये गैस निकलती है परिवहन से, और इससे मानव के मसूड़े, सूजन, ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी जो बीमारी होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है ना? इससे त्वचा कैंसर भी होता है, ठीक है ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। और इसका उपचार यही है कि उद्योगों में फ़िल्टर लगाए जाए ताकि ये गैस ना निकले ज़्यादा, और वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करें, और ऑटोमोबाइल जो होता है यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कम यूज़ करा जाए, ठीक है ना? शीशा शीशा जिसे हम लेड कहते हैं, यह जो होता है ये सबसे ज़्यादा निकलता है जो
तत्व होते हैं कई सारे, जिससे कि हम उद्योग धंधों से भी निकलता है, और मोबाइल का जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल के साथ-साथ लैपटॉप वगैरह, तो इन सब को हम कहते हैं, ऐसे जो तत्व होते हैं उसे हम कहते हैं सीसा यानी लेड। और इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है मनुष्य पर, वो ये कि तंत्रिका तंत्र जो है उनकी खराब हो रही है, पाचन तंत्र संबंधी कई प्रकार की समस्या आ रही है, कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है। और इसका उपचार जो है वो यही है कि अपशिष्ट का उचित निपटारा किया जाए, ताकि जो इन तत्वों पर भी नियंत्रण किया जा सके, तभी जो है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं कवर करवाए हैं, और भी जो वीडियो होगी वो मैं लेके आता रहूँगा पीपल एंड एनवायरनमेंट पर, क्योंकि इसके जो ये सब यूनिट्स हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं नए सिलेबस में। तो मैं सभी सिलेबस पूरा का पूरा जो है वो मैं कवर कराऊँगा। कुछ ही समय में आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में इसका एग्ज़ाम है और उससे पहले मैं ये सिलेबस पूरे कंप्लीट करा दूँगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।